अब हम डोमेन 1 में नंबर एंड ऑपरेशंस और सब डोमेन में उसमें हम रैशनल नंबर और डेसिमल नंबर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब पहला डिफरेंस जो आपने समझना है वो है नंबर्स और इंटीजर्स का। ठीक है, नंबर्स आप किसे कहते हैं? नंबर कैन बी अ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शंस, यानी कि हम उन सब जो वैल्यूज़ हैं उनको नंबर्स बोलेंगे जो आपके पास होल नंबर में भी हो, डेसिमल में भी हो, फ्रैक्शंस में भी हो, वो सबको हम नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स आप किसे कहेंगे? इंटीजर्स आर अ टाइप ऑफ नंबर दैट आर होल नंबर, यानी कि जो आप देख सकते हो जो डेसिमल में नहीं है, जो फ्रैक्शंस में नहीं है और होल नंबर की फॉर्म में है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, मगर इनको इस तरह के जो आपके पास अगर कोई वैल्यूज़ आती हो उनको इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, अब आपने इंटीजर्स और नंबर का डिफरेंस देख लिया। जो ये इंटीजर्स हैं ये नंबर्स भी हैं। ठीक है, मगर अगर मैं 9/2 को बोलूँ तो मैं इसको इंटीजर नहीं बोल सकती। ठीक है, मैं इसे नंबर ही बोलूँगी। 2.5 को मैं इंटीजर नहीं बोल सकती, मैं इसे नंबर ही बोलूँगी। तो जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर की फॉर्म में होते हैं, वो डेसिमल में या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते। ये मेन डिफरेंस है आपका नंबर और इंटीजर्स का। जब आगे डिटेल में आप सेट्स के बारे में समझेंगे तब आपको ये नंबर और इंटीजर का कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज नहीं करेगा। ठीक है, जानेंगे रियल नंबर क्या है। एनी नंबर दैट वी कैन थिंक ऑफ एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। अब या आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे, रियल जो वर्ड है वो आपका किससे निकला है? अगर मैं इसको यूं डिफाइन करूं कि एनी नंबर दैट वी कैन फाउंड इन रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो आपको खुद समझ आ जाएगा जो रियल वर्ल्ड में आपको जो भी नंबर आप देखते हो, मतलब आप उसको डील करते हो, तो वो आपका जो नंबर है दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, हम कहते हैं जो भी नंबर जिसके बारे में भी हम सोच लें वो नंबर रियल नंबर है, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको एक तरह से यहाँ पर दिखाया भी है। a+i भी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको हटा के बाकी जितने भी नंबर हैं आपके पास वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसकी डिटेल हम आगे सीख लेंगे, ये कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर फ़िलहाल हम अभी रियल नंबर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रियल नंबर जो है अगर आप देखें तो मैंने दो जो आपके पास है ये जो फ्लो चार्ट है इसमें आपको शो किया है कि अगर रैशनल और इरेशनल को हम का यूनियन ले लें, यानी दोनों को कंबाइन कर ले, तो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। तो रैशनल नंबर के सेट को आप क्यू से शो करते हैं और इरेशनल का जो सेट है उसको क्यू बार से शो करते हैं। अब रैशनल नंबर में कौन कौन सी वैल्यू आ जाती है? होल नंबर भी आ जाता है, डेसिमल भी आ जाता है, फ्रैक्शन में भी नंबर या फ्रैक्शन में भी जो आपके पास है नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस रैशनल नंबर में से यहाँ पर से आपको ये बताऊं कि आप ये वाली सब वैल्यूज़ आप ले लें। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ और मैं ऐसे लिख दूँ +-1 +-2, यानी कि ऐसे करके लिख दूँ, तो आपके पास ये कौन सा सेट बन जाएगा? ये इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूँ ताकि मैं आपको आगे भी कॉन्सेप्ट आराम से दे सकूँ। ठीक है, ये देखें ये आपके पास z से शो किया जाता है इंटीजर्स के सेट को। अब अगर मैं इसमें से सिर्फ ये 0, 1, 2 ले लूँ, यानी कि ये अब आपके पास डॉट डॉट से शो करता है कि ये आगे भी सेट जा सकता है, तो 0, 1, 2 जो है और इससे आगे आने वाले एलिमेंट, यानी कि स्टार्टिंग उसका क्या है? 0 है, तो ये होल नंबर का सेट आ जाता है। ठीक है, और अगर मैं इस होल नंबर के सेट में से सिर्फ यहाँ पर से आपका 0 छोड़ दूँ और जो नंबर ले लूँ, तो वो आपके पास क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर का सेट आ जाता है। ये डॉट डॉट शो करता है कि ये आगे भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? जो सबसे इसमें छोटा सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, उसको हम यूँ भी शो कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल जो नंबर्स का सेट है उसमें है, और जो होल नंबर के सारे एलिमेंट है वो इंटीजर्स में है, और इंटीजर्स के सारे एलिमेंट जो हैं वो रैशनल नंबर्स में है, और रैशनल नंबर के जो सारे एलिमेंट है वो रियल नंबर में है। ठीक हो गया? तो यानी कि इसको रीड कैसे करते हैं? n इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर सेट, होल नंबर is a subset of integer, subset of integer is a subset of a rational number is subset of a real number। ठीक है, हमने यहाँ पर रियल नंबर में जो पहले अभी पढ़ा है वो रैशनल नंबर की काफ़ी डिटेल हमने देख ली। ठीक है, अब हमने तो ये सीखा ना कि जो रियल नंबर है वो रैशनल और इरेशनल जो नंबर्स हैं उनका यूनियन है, यानी इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपके पास रियल नंबर बन जाता है। तो इरेशनल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? जैसे ई, पाई,
जो है 2 स्क्वायर रूट के अंदर आप रीड करते हैं, 3 जब स्क्वायर रूट के अंदर रीड करते हैं, तो ये सारी वैल्यूज जो होती है इर्रेशनल नंबर्स में आ जाती हैं। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे कि मतलब कि ये जो इर्रेशनल नंबर हैं इनको किस बेसिस पर हम इर्रेशनल कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हम रियल नंबर के बारे में रीड कर चुके हैं, अब थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। एनी नंबर दैट वी कैन थिंक ऑफ एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर। वो सारे नंबर जिनके बारे में आप सोचते हैं या आप डील करते हो नंबर्स को, वो सारे ही आपके पास रियल नंबर है सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर कहना है तो उसके लिए फिर थोड़ी बहुत शर्तें हैं, वो फिर पूरी करनी पड़ती। ठीक है, वो भी अभी हम रीड कर लेंगे। ठीक है, रियल नंबर आपके पास क्या है, आर से शो करते हैं और वो रैशनल और इर्रेशनल सेट का यूनियन है। यूनियन का क्या मतलब है, जब आप दोनों को कंबाइन करें, ठीक है, दोनों सेट को कंबाइन करें तो वो क्या सेट बनता है, रियल नंबर। ठीक है, और इसको एग्जॉस्ट सेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जब भी आप रैशनल इर्रेशनल का यूनियन करेंगे रियल नंबर आएगा और सेट का क्या नाम होगा, एग्जॉस्ट सेट। रैशनल नंबर को आप क्यू से शो करते हैं, इर्रेशनल नंबर को क्यू बार से शो करते हैं। अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। मतलब ये दो आपके पास अगर सेट है तो उसमें क्या कोई एलिमेंट कॉमन है। चलो हम थोड़े से इमेजिनरी सेट को लेकर रीड करते हैं कुछ इसको। देखिए, मैंने एक सेट ले लिया 1 2, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ इंटरसेक्शन का। ठीक है, दूसरा सेट मैंने ले लिया 2 और 3, मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल यूज किया। ठीक है, अब आप देखिए इन दो सेट्स में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों सेट्स में 2 कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। ठीक है, मगर अगर कोई एक आध सेट ऐसा हो, जैसे कि मैंने ले लिया, पहला सेट ले लिया 1 2 और दूसरा सेट ले लिया 3 4, और मुझे कहा जाए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, तो क्या इसमें कोई चीज कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है? इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और इस तरह हम ये जो है ग्रीक लेटर हम यूज करते हैं फाई, वो भी एम्प्टी सेट को ही शो करता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यही शो किया है कि अगर मैं रैशनल और इर्रेशनल सेट का इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि दोनों ही जो आपके पास आपने एलिमेंट दोनों सेट के देखे ना, एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, तो उसमें तो फिर कोई चीज कॉमन हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या आ गया, एम्प्टी सेट। और इसको आप फाई से भी शो करते हैं, इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। इसको मैंने यहाँ पर दोबारा आपके लिए लिख के दिया ताकि आपको पता चले फाई भी यूज होता है लेटर, और आपके पास एम्प्टी सेट के लिए एम्प्टी ब्रैकेट्स भी यूज होती है, और इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब रैशनल नंबर को हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी रीड कर सकते हैं। रैशनल नंबर को जो हम शो करते हैं वो क्यू से हम शो करते हैं। रैशनल नंबर जो है उसमें इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, हमने इंटीजर्स को फ्रैक्शन से सेपरेट कर लिया, ठीक हो गया। इंटीजर्स को हम जेड से शो करते हैं। फ्रैक्शंस की डिटेल हम आगे अभी फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, मैंने ऊपर देखे इंटीजर्स भी लिखा, नंबर्स भी लिखा, ताकि आप इनको लेकर कंफ्यूज ना हो। हम जेड के जितने भी आपके पास ये नंबर्स हैं, इनको हम नंबर्स भी कह सकते हैं, इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर्स के सेट में आपके पास ये सारे नंबर्स हैं, मगर जब फ्रैक्शन में वैल्यू तो हम उनको सिर्फ नंबर ही बोलेंगे। ठीक है, होल नंबर जितने हैं उनको भी हम इंटीजर्स कह सकते हैं, हम उनको होल नंबर भी कहते हैं। होल नंबर के सेट को हम 0 से जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। फिर ये डॉट डॉट जो शो करता है कि ये वैल्यू आगे भी जा सकती है, इसको भी आप डॉट डॉट से शो कर सकते हैं कि वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक जा सकती है। नेगेटिव नंबर्स ये भी आपके पास, अब इन्होंने क्या किया, इंटीजर्स में से आपके पास पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर दी और नेगेटिव नंबर्स यानी कि इंटीजर्स या नंबर्स आप कह सकते हैं वो सेपरेट कर दिया। तो जो आपके पास 0 से 1 2 3 ये वैल्यूज आप रीड करते हैं तो ये होल नंबर का सेट कहलाता है। ठीक है, अब होल नंबर्स में से हमने 0 सेपरेट कर दिया और नंबर्स हमने सेपरेट कर दिए। जब आपके नंबर्स जो है 1 से स्टार्ट होंगे तो वो नेचुरल नंबर का सेट होगा। डॉट का मतलब है ये इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है। ठीक है, अब आपके पास बचा 0। ठीक है, अक्सर आपको जो है ये कंफ्यूजन होती है कि 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बात आपने याद रखनी है कि 0 जो है एक न्यूट्रल नंबर है, एक न्यूट्रल इंटीजर है, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। ठीक हो गया।
फिर से रीड कर लेते हैं। इंटीजर्स का जो सेट है उसको आप z से शो करते हैं और वो वैल्यूज़ आपके पास 0 से शुरू होती है और प्लस माइनस में जो है नंबर लाइन अगर आप देखो तो दोनों एक्सट्रीम पर ये रन करती है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, ये वैल्यू नेगेटिव भी होती है। होल नंबर जो है उसके सेट को आप w से शो करते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और सो ऑन। फिर नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको आप n से शो करते हैं और 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 और फिर सो ऑन, ठीक है। ये आपने जो है रैशनल नंबर की डिटेल फिर जो है एक बार से फ्लो चार्ट की फॉर्म में दोबारा से एक तरह से उसको रीड कर लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जान लेते। कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते कैसे, जब भी कोई वैल्यू आपकी a प्लस आई बी की फॉर्म में शो की जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी इसको हम रीड कैसे करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल पार्ट होता है और जो सेकेंड पार्ट है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट हम इस आई की वजह से कहते हैं। आई एक वैल्यू है जिसको हम एओटा के नाम से जानते हैं, IOTA, ठीक है। अब इसकी डिटेल में तो अभी हमें नहीं जाना, क्योंकि बस आपके लिए अभी इतना जान लेना लाजमी है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ किसको जाता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कब रियल हो जाता है, जब आपके पास B0, अगर B0 होगा तो आप यहाँ B की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एओटा के साथ जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो जब 0 आपके पास a के साथ ऐड होगा तो a आ जाएगा और a तो पहले से ही रियल वैल्यू थी, तो तब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, वो रियल हो जाएगा जब आपके पास B0 हो जाए। मगर अगर B0 ना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है, ठीक हो गया। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर Q से, ठीक है। ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो P/Q where P, Q are integers, ठीक है। P and Q belongs to integers and Q is not 0, यानी कि Q is not equals to 0 are called rational number, ठीक है। ये जितनी बातें भी ब्रैकेट में बंद है, ये तीनों बातें इसकी डेफिनेशन में लिखना या इसका होना लाजमी होता है, ठीक है। एक तो रैशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो रेशो की फॉर्म में हो, यानी P और Q की फॉर्म में हो। मगर ये जो P और Q है वो इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर आपको पता है ना, अभी आपने सीख लिया है। सेट ऑफ इंटीजर आपके पास ये है, यानी कि इसके कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। मगर जो लास्ट शर्त है वो ये बताता है कि Q को कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल PQ सच दैट, ये जो स्लैश है वो सच दैट को शो करता है। PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं थोड़ी डेफिनेशन आपको ज़रा और डिटेल में समझाना चाहती हूँ कि ये आपको क्यों कह रहे हैं कि ये रेशो की फॉर्म में है, ठीक है। जब हम रैशनल नंबर का सेट मैंने आपको लिख के दिखाया तो मैंने कुछ यूँ लिख के दिखाया, ठीक है, ऐसे दिखाया, ठीक हो गया। अब अगर आप नोटिस करें तो उन्होंने क्या कहा है, वो रेशो की फॉर्म में। आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेशन में तो कहा है रेशो की फॉर्म में, मगर ये वैल्यू तो रेशो की फॉर्म में नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये वैल्यू रेशो की फॉर्म में है। अगर आप ऊपर की वैल्यू को P कहेंगे तो नीचे की वैल्यू को Q कहेंगे। अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 है, तो 1 भी तो ये जो इंटीजर्स का जो सेट है उसमें एग्जिस्ट करता है ना, तो ये P और Q की फॉर्म में हो गया। 1 तो हो सकता है, ठीक है, यानी अगर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 7 और 2 है, ठीक है, ये P और Q है, ठीक है। नीचे आपके पास यानी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो सकता है, मगर जो आपके पास डिनोमिनेटर उसमें कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगी। यानी आप देखें हर जगह 1 हो गया, 1 से तो छोटा फिर 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ 7 और 0, तो ये ऐसे जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 0 के ये जो है डिनोमिनेटर 0 जो होता है ना, तो वो फिर इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है वैल्यू, ठीक है। और इस वजह से हम डिनोमिनेटर को जो है वो 0 नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास जो रैशनल जो नंबर है उसकी डेफिनेशन में ये आपके पास 3 पॉइंट जो होते हैं खास होते हैं कि वैल्यू जो होती है इसमें रेशो की फॉर्म में होती है, P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक हो गया। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर को हम शो करते हैं Q और ये आप ऊपर इसके बार यूज करते हैं, Q बार की फॉर्म में। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज कोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आप रेशो की फॉर्म में उसको शो नहीं करते, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। वो जो सारी डेफिनेशन आप रैशनल नंबर के लिए अप्लाई करते थे, ठीक है, उस सब को क्रॉस कर दिया जाता है, ठीक है। मगर आपने उसको शो करना होता है तो उसको शो करने का ये तरीका है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू P और Q, जब ये इसके P और Q के इक्वल नहीं है तो फिर ये सारी भी जो
पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इस पर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो यानी कि जो आपने इर्रेशनल नंबर का जो सेट देखा तो उसके एलिमेंट्स आपके पास कुछ इस तरह के थे। ई थी, ई की वैल्यू थी, पाई था, स्क्वायर रूट के अंदर 2, स्क्वायर रूट के अंदर 3, ठीक है। पाई भी आपके पास जो होता है इर्रेशनल नंबर्स में आता है, इसकी कुछ इस तरह से वैल्यू होती है, कोई एक पैटर्न के साथ नहीं जाता, ठीक है। यूलर नंबर जो नेचुरल लॉग की बेस में यूज़ होता है, ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा ऐसे आइडिया हो जाता है, देख लेने से ज़रा अच्छा लगता है, ठीक है, कि ये आपके पास पाई की वैल्यू कुछ इस तरह से होती है, मगर किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता। आप देखिए 3.1415926, हर नंबर दूसरे नंबर से डिफरेंट है, कोई एक पैटर्न नहीं है, ठीक है। जब मैं कहती हूँ पैटर्न है तो इसका पैटर्न का मतलब ये, जैसे कि अगर मैंने लिखे 2.1313 इस तरह से ये जाता तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो इस तरह की वैल्यू जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होती, ठीक है, जब हम उसको डेसिमल में लाते भी हैं तो वो आपके पास इर्रेशनल वैल्यूज़ होती है। यू आपके पास ई जो है यूलर नंबर्स होते हैं, ठीक है, कि उसकी भी ये वैल्यू होती है। आपने इर्रेशनल नंबर के बारे में भी समझ लिया और रैशनल नंबर की डेफिनेशन। अब हम इन सारे सेट्स के बारे में एक मर्तबा फिर देख लेते हैं। इंटीजर्स का सेट है उसको हम जेड से शो करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास वैल्यू प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो आप नंबर लाइन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू माइनस और प्लस दोनों में होती है, तो हम इनको जो है कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। डॉट डॉट शो करता है कि ये सेट अनलिमिटेड वैल्यूज़ हैं, और ये आगे भी आप इसमें लिख सकते हैं। होल नंबर को आप डब्ल्यू से शो करते हैं और वो सेट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी आगे भी वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट n से शो किया जाता है और वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और सो ऑन। इवन नंबर्स आपके पास क्या है, 0 2 4 6 और 8 है, ठीक है। और उसका एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आप ये देख सकते हैं, 2 जो है 2 इंटू एन। अब n आपके पास क्या इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स तो आपको पता है, ये सामने ही आपके पास इंटीजर है। अगर मैं इसमें 0 यहाँ पर n की जगह सब्स्टिट्यूट करूँ तो 0 आ जाएगा। ये देखें 2 पहला आपके पास एलिमेंट इवन नंबर का जो 0 है, फिर इस n की जगह मैं वह 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ये देखें 2। अगर यहाँ 1 की जगह मैं यहाँ पर n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो 4। इस तरह मैं ये जितने भी इंटीजर्स सीक्वेंस में अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती जाऊँ तो आपके पास इवन नंबर की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको ये भी कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि आपके पास 2 के ये जो है सारी वैल्यू जो है वो 2 पर डिविजिबल है, ठीक है। तो वो भी इवन नंबर का सेट कहलाता है। ऑड नंबर जो आपके इवन नंबर के सेट में एलिमेंट नहीं है वो ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे 1 3 5 7। तो जो इवन नंबर में नहीं है, इवन नंबर के पास ऑड नंबर के पास ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते प्राइम और कंपोजिट नंबर है। ऑल होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 कैन बी क्लासीफाई एज इधर अ प्राइम और कंपोजिट नंबर, ठीक है। बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है कि जो भी आपके पास होल नंबर, जितने भी होल नंबर हैं आपके पास, ठीक है, आपका ये होल नंबर का सेट नहीं कह रही, ये होल नंबर यानी कि जैसे आपके पास 1 2 3 इस तरह से होल नंबर्स को आपको कह रहे हैं, ठीक है। ऑल होल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब जो भी 1 से ग्रेटर हो, ठीक है, उनको हम या तो प्राइम नंबर कहेंगे या कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब प्राइम नंबर की थोड़ी सी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे कि 5 है और 4 है, ठीक है। अब मैं 5 के फैक्टर बनाऊंगी 1 इंटू 5, और इससे ज़्यादा मजीद फैक्टर नहीं बन सकते। तो अब अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊंगी तो वो आपके पास 4 1 पर भी डिविजिबल है, ठीक है, 4 2 पर भी डिविजिबल है, ठीक है। अब इसके कितने फैक्टर्स आपके पास बन जाते हैं, ये देखिए 1 2 आपके पास आ गए, ठीक है। यानी कि 1 इंटू 4 भी 4 आता है, 2 इंटू 2 भी आपके पास 4 आता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूँ तो 4 डिवाइडेड बाय 1 भी 4 आता है, 4 डिवाइडेड बाय, यानी कि आपके पास जो ये जो है ये 4 1 पर भी डिविजिबल है और आपके पास 2 पर भी डिविजिबल है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर आपके पास आ जाते हैं 1 और 2 फैक्टर्स इसके आते हैं। तो इसके आपके पास अ कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी यही है आपके पास। अ कंपोजिट नंबर हैज़ अदर फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि जैसे आपके पास यहाँ ये 1 ही के टेबल में एग्जिस्ट करता था, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ आपके पास जैसे 1 के टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो ये तो आपके पास प्राइम नंबर होता ही होता है, मगर अगर 1 से ज़्यादा आपके पास इसके इस तरह से
फैक्टर्स बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो अब प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये देखिए 31 जो है, जो आपके पास 1 इंटू 31 ही आपको 31 देता है, मगर अगर आप देखें तो 31 पर भी डिविजिबल है, 32 पर भी डिविजिबल है, 33 पर भी डिविजिबल है और 30 आपके पास 5 पर भी डिविजिबल है। तो आपके पास ये 1 2 3 5 जो है इसके जो है आपके पास फैक्टर बन जाते हैं। आप मज़ीद भी इसको कर लें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 6 पर भी डिविजिबल है। फिर आगे मज़ीद आप चले जाएं तो ये आप कह सकते हैं कि ये 10 पर भी डिविजिबल है। ठीक हो गया ना। और आपके पास कैसे इस तरह से आ जाता है, फिर ये 15 पर भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके पास इसके फैक्टर्स हैं, ये 1 2 3 5 6 10 और 15 ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये इस पर डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि इसके तो ये 1 जैसे ये आपके पास 2 ही फैक्टर्स बन रहे थे जो 1 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, इससे ज़्यादा फैक्टर्स इसके बनते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, ये कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में देख लिया है। अब हम देखते हैं 2 जो है इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी आपके पास इवन नंबर है वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं सिवाय 2 के। ठीक है, क्योंकि वो बाकी सब 2 पर डिविजिबल होते हैं जो कंपोजिट नंबर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो इवन नंबर होंगे मगर वो कंपोजिट होंगे। ठीक हो गया, सिवाय 2 के जो कि आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या अब हम सेट शो कर सकते हैं 1 2 3 5 7 और इस तरह सो ऑन। कंपोजिट नंबर का सेट भी हम इस तरह ही इसी तरह से रीड कर सकते हैं 4 6 8 9 10। ठीक है, अब आपने इनकी डेफिनेशन देख ली है। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, आज हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे जिसमें आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास जैसे कि मैंने ये सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू जो होती है स्मॉलर होती है और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है। इस तरह के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी होती है और डिनोमिनेटर में वैल्यू जो होती है वो स्मॉलर होती है। ठीक है, अब सर्कल बनाने का मकसद ये है कि आपको वैल्यू जल्दी समझ आए। मिक्स फ्रैक्शन आपके पास जैसे कि आप वैल्यू को देख लेते, जैसे 3 होल 1/2 है, 2 होल 3/5 है। ठीक है, उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं और ये हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर आती है। यूनिट फ्रैक्शन आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो वैल्यू में जो न्यूमरेटर है वो आपके पास 1 है, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन हम लाइक फ्रैक्शन किस बेसिस पर कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन अगर आप नोटिस करो तो दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी आपके पास 1/3 आता है, यानी कि ये दोनों आपके जो फ्रैक्शंस है वो इक्वल हैं। ठीक है, अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है जिसमें हमने क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स और नंबर लाइन। ठीक है, अब जब भी हम नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट आप किसे कहते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट के आपके पास 2 एंड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको आप लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे 2 सेंटीमीटर है तो ये फिक्स है, या 4 सेंटीमीटर जितनी भी आप लो वो फिक्स है। ठीक है ना, उसको आप लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे आपके पास क्या होता है कि एक एंड तो आपका उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक तरफ आप उसको एरो की शेप देते हो। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आगे जो है इसको आप मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि लाइन जो है उसके दोनों एंड पर जो होते हैं इस तरह से एरोज होते हैं वो शो करते हैं कि आप इन दोनों एंड्स को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मगर लाइन सेगमेंट अगर आपने एक फ़िक्स लेंथ ले ली है आप उसे मज़ीद एक्सटेंड नहीं कर सकते, बस आपने जो फ़िक्स लेंथ ले ली है उतनी ही रहेगी। इसी तरह रे की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो आपकी फिक्स है, मगर आपका जो दूसरा एंड है जैसे बी है वो एक्सटेंड हो सकता है, मतलब वो आपको उस चीज़ के एक्सटेंड करने की परमिशन होती। इस तरह लाइन में दोनों एंड आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जब आप नंबर लाइन को इस पर शो करते हैं आप नोटिस करेंगे कि आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्केल तो देखा ही है जो आप क्लासेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ स्केल तो ऐसे से नहीं दिखा सकती, मगर मैं आपको वैल्यूज़ रीड करना बता देती हूँ। ठीक है, हम इसको रीड कैसे करते हैं नंबर लाइन को, कि सेंटर में आप 0 लेते हैं। ठीक है, और 0 के दोनों जो है एक्सट्रीम पर आप वैल्यूज़ लिखते हैं। आप इस साइड को जो है
ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड की तरफ आप सारी वैल्यूज पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है ये प्लस है, और जो आप लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं जीरो के, तो वो वैल्यूज जो होती हैं नेगेटिव होती हैं, ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब दूसरी बात ये है कि किस तरफ वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, किस तरफ वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है। एक सिंबल आप यूज करते हैं जो यूं आपके पास है, इनइक्वलिटी का साइन, ठीक है। ये जो ओपन इसका एंड है, इसको मैं यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेना इजी हो जाए। अब आप देखिए, अब आपके लिए चीज़ समझनी और भी इजी हो जाएगी, ठीक है। मैंने ये इस तरह से सिंबल शो किया, अब आपको खुद समझ आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब ये जो इसका ओपन एंड है, ये इनइक्वलिटी साइन का, ये वैल्यू को शो करे, ये ग्रेटर है, और जो आपके पास ये जो पॉइंटेड पोर्शन है ये बता रहा है कि ये वैल्यू छोटी है, ठीक है। अब जब मैं ये सिंबल यूज करूंगी तो आपको ये समझ आएगा। अब ये देखिए, पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ जीरो से, तब आपको कॉन्सेप्ट लेना इजी होगा। अब देखिए, 0 1 से स्मॉलर है तो पॉइंटेड पोर्शन 0 की तरफ हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये बता रहा है अब 0 ग्रेटर है, -1 स्मॉलर है। अब ये बता रहा है -1 ग्रेटर है मगर -2 स्मॉलर है। फिर ये बता रहा है -2 ग्रेटर है मगर -3 स्मॉलर है। फिर ये बता रहा है -3 ग्रेटर है मगर -4 स्मॉलर है। फिर ये बता रहा है -4 ग्रेटर है मगर -5 स्मॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये तो आपको ऐसे ही पता है कि 1 स्मॉलर है और 2 ग्रेटर है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उनको ये चीज़ भूल जाती है कि 5 हम जब कहते हैं स्मॉलर है और 4 जो है ग्रेटर है, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके जहन में ये नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। मगर अगर आप इस तरह से इसको ड्रॉ करें और रीड करें तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब जब आप लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेंगे, ठीक है, मैंने अब यहाँ रे शो की है, लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीजिंग के लिए आपकी बुक में वर्ड यूज किया जा रहा है असेंडिंग। अब हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे असेंडिंग। अब जब मैं राइट से लेफ्ट साइड पर मूव करूं, ठीक है, तो अब वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, तो मैं डिक्रीजिंग को लिखूंगी डिसेंडिंग। यहाँ पर हो गई है वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हम वैल्यूज को नंबर लाइन पर रीड करेंगे। हमने क्या देखा है, नंबर लाइन को किस तरह से रीड किया जाता है। सेंटर में आप 0 को शो करें, ठीक है। 0 के से लेफ्ट साइड पर आप जब मूव करेंगे तो आपकी सब वैल्यू नेगेटिव होगी, और 0 से राइट साइड पर मूव करोगे तो सारी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अब इसको रीड करने का तरीका क्या है, यानी कि अगर आपके पास वैल्यू डेसिमल में आ जाए, जैसे 0 और 1 है, मैंने आपको इसको थोड़ा सा जो है जूम करके दिखाया, जैसे 0 और 1 के दरमियान की वैल्यू आप कैसे रीड करेंगे। आप देखें यहाँ पर मैंने आपको स्केल भी दिखाया है, ठीक है। ये जो आपके पास सेंटीमीटर में जो स्केल गिवन है, ये 0 1 2 3 4 5, आप देखेंगे कि जैसे 0 और 1 है, इस तरह 1 से 2 हर सेंटीमीटर के दरमियान में 10 में डिवीजन हुई हुई है। ये देखिए, मैं अगर इसको हाफ में डिवाइड करूं तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 0 0.1 0.2 0.3 0.4 और 0.5, ठीक है। फिर 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1, ठीक हो गया। यानी कि ये वैल्यूज को हम यूं रीड करते हैं, 0.1, फिर ये 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, 0.5, ये 0.6, 0.7, ये 0.8, 0.9 और आपके पास फिर क्या आ जाता है 1, ठीक है। इस तरह हर एक सेंटीमीटर के दरमियान जो है इसी तरह 10 में डिवीजन हुई होती है, ठीक है। अब हम इसको जो है, जो वैल्यूज है उसको नंबर लाइन पे अब शो करते हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव साइड पर भी आप ऐसे रीड करेंगे जैसे मैंने अभी रीड किया, जैसे 0 और 1 के दरमियान जो है वो डिवीजन आपकी 10 में हुई है, 1 से 2 में, इस तरह हर एक सेंटीमीटर के दरमियान में जो डिवीजन है वो 10 में हुई होती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी अगर आप माइनस साइड पर मूव करोगे तो फिर वैल्यूज उसी तरह रहेगी, 0.1 0.2 0.3 0.4, मगर साइन आपका माइनस में लग जाएगा, ठीक है। फिर 0.6 0.7 0.8 0.9 और -1, ठीक हो गया।